सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, संधि कहाँ करनी आवश्यक है और कहाँ विकल्प के साथ है, कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कौन सी स्थिति है, इसके बारे में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि संधि कहते किसे, किसका नाम संधि है। तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, पर सन्निष्कर्ष संहिता, पर सन्निष्कर्ष संहिता वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता उच्यते। वर्णों का अत्यधिक समीप आना, एकदम पास में आ जाना, अर्ध मात्रा का भी अंतर नहीं रहना संधि कहलाता है। संधि का ही दूसरा नाम संहिता है। संधि को ही संहिता के नाम से जाना जाता है, अथवा ऐसा कह सकते हैं वर्ण संधानम संधि, वर्णों का संधान होना, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ मिलना, मिल करके विकार उत्पन्न होना संधि कहलाता है। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक डुधाय धातु से उपसर्गे भो की सूत्र के द्वारा की प्रत्यय होकर के संधि शब्द बना है। सम उपसर्ग पूर्वक डुधाय धातु की प्रत्यय करके संधि शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। संधि का होता है मिलना, वर्णों का अत्यधिक समीप आना, वर्णों का मिल करके कोई विकार उत्पन्न होना संधि कहलाता है। अब बात करते हैं कि संधि के कितने भेद हैं, संधि कितने प्रकार की है। मुख्य रूप से संधि के तीन भेद हैं। संधि त्रय भेदा संधि ही प्रश्न आ सकता है, संधि कति भेदा संधि, संधि के कितने भेद है। तो स्पष्ट उत्तर है संधि त्रय भेदा संधि, संधि के मुख्य तीन भेद है। कौन कौन से तीन भेद है। सबसे पहले अच संधि। अब अच ये प्रत्यार है, प्रत्यार को जानने के लिए हमें भाष्य सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आप मेरा पहले का जो वीडियो है भाष्य सूत्र प्रत्यार निर्माण, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। अच का अर्थ स्वरा, ऐसे लेकर के चैत्र के स्वर कहलाते हैं। संस्कृत के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ऋ, ए, ओ, ऐ और औ, ये सारे स्वर हैं। इनके बीच जो संधि होगी वह संधि स्वर संधि कहलाएगी। अर्थात दो स्वर जब परस्पर मिलेंगे, उनके सम्मेलन से मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वह संधि स्वर संधि कहलाएगी या अच संधि कहलाएगी। उसे अच भी कह सकते हैं, स्वर भी कह सकते हैं। दूसरा संधि का प्रकार है हल संधि। हल है से लेकर के लय अर्थात सारे व्यंजन, वे इसे स्वर संधि हल संधि कह सकते हैं अथवा व्यंजन संधि कहा जा सकता है। जब दो व्यंजनों के बीच विकार उत्पन्न होगा अथवा एक व्यंजन और दूसरा यदि स्वर है, ऐसी स्थिति में भी जहां संधि होगी, जहां मिलन होगा, वह हल संधि कहलाएगी या व्यंजन संधि कहलाएगी। तीसरा संधि का प्रकार है विसर्ग संधि, जहां विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होगा, स होगा, रे होगा या उ होगा या रे का लोप होगा या से का लोप होगा, विसर्ग का लोप होगा, वह विकार विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। उसे विसर्ग संधि कहकर पुकारेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि संधि कहाँ करना जरूरी और कहाँ ऐच्छिक है, तो उसके विषय में एक श्लोक आया है, संहिते पद्या नित्य, अर्थात एक पदे संगीता नित्यम। संगीता अर्थात संधि एक पद में नित्य होगी। एक पद क्या है, संस्कृत में पद बनाने के लिए प्रकृति के साथ प्रत्यय मिलाकर के पद बनाया जाता है। प्रकृति दो प्रकार के शब्द और धातु के रूप में, उन दोनों के साथ जो प्रत्यय किए जाते हैं उन दोनों को मिलाकर पद बनाया जाता है, वहां संधि नित्य हो। उदाहरण से सीख सकते हैं हम, राम एक प्रकृति है, उसे औ प्रत्यय करके हम पद निर्माण करते हैं, शब्द बनाते हैं। ऐसी स्थिति में संधि नित्य होगी। हम इसको इस स्थिति में नहीं लिख सकते, इसको यहाँ प्रतिसंधि करके और ऐसी स्थिति में ही लिखा जाएगा। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति में राम धर्म नी प्रत्यय होगा, नी का ही बचेगा, वहां संधि नित्य होगी। वहां गुणसंधि करके हम इसे एक पद के रूप में राम में ही लिखेंगे, राम धर्म नी ऐसा नहीं लिखा जा सकता। यहाँ संधि अनिवार्य है, नित्य है। संहिते पत्ते नित्य, एक पद में संधि अनिवार्य रूप से होगी। ऐसे
धातु उपसर्ग जहाँ धातु और उपसर्ग का संयोग होगा वहां संधि नित्य ही करनी पड़ेगी, नित्य होगी। उदाहरण अधि अगच, अगर ऐसा है या धातु है ये उपसर्ग है, ऐसे ही अन्य उदाहरण ले सकते हैं। प्राप्ति आगच्छति, ऐसा यदि है तो यहां निश्चित है कि संधि होगी, धातु और उपसर्ग के संयोग में संधि नित्य होगी। ऐसे समासिक, जब सामासिक पद बनेगा वहां नित्य संधि होगी, संधि करनी होगी। उदाहरण है पीतम अंबरम, जैसे सा पीत धन अंबर, ऐसा यदि होगा तो वहां हमें निश्चित रूप से संधि करनी होगी, दीर्घ संधि होगी। पीतांबरा पद बनाएंगे, वह पीतम अंबरम ऐसा करके पीतांबरम बनाएंगे, वहां संधि नित्य है। समास से संहिता नित्य है, समास में संधि नित्य होगी। वाक्य विवक्षा विवक्षते, विवक्षा का वैकल्पिक रूप से अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा। वाक्य में जहां वाक्य का निर्माण करते हैं वहां यदि संधि हो रही है तो वहां वक्ता या लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि करना चाहे तो संधि करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। जैसे उदाहरण है अहम पत्र लिखा, एक वाक्य है, इस वाक्य में यहाँ दोनों स्थान पर अनुस्वार संधि की स्थिति है। वहां यदि वक्ता बोलने वाला या लेखक लिखने वाला चाहे तो संधि करे और यदि नहीं चाहे तो वह वहां संधि न करे। अहम पत्रम लिखामि, ऐसी स्थिति में लिखा जा सकता है। अथवा ऊपर की स्थिति में जहां संधि नहीं की है उस स्थिति में भी लिखा जा सकता है। अर्थात वाक्य में संधि वक्ता की या लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है, वह संधि करे या नहीं करे। तो हमने अभी पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि की क्या परिभाषा है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, साथ ही संधि के मुख्य 3 भेद है और संधि कहाँ करनी आवश्यक है। अब हम पढ़ना चाहेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की है, व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, साथ ही विसर्ग संधि के कितने प्रकार है, विसर्ग संधि का नाम किस किस स्थिति में होती है। तो सबसे पहले हम अच संधि के भेदों की बात करते हैं। अच संधि अर्थात स्वर संधि, अच संधि अर्थात स्वर संधि, अच स्वर का एक दूसरा नाम है। अच संधि के भेद, सबसे पहले अच संधि के भेद में हम लोग पढ़ेंगे यड संधि, गुण संधि, स्वर संधि का भेद, यड संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयाति संधि, अयाति संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पर रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि, ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हमें पढ़ना चाहिए यड संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयाति संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव, ये सब के सब स्वर संधि के भेद, अच संधि के भेद हैं। इसी प्रकार से आगे हल संधि अर्थात व्यंजन संधि जो है उसके भी भेद है, उसके भेद तो पहले है वो साथ ही स्वर संधि के ये भेद हमने जाने। स्वर संधि में यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ
अयाति संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति। जिस प्रकार से ये स्वर संधि के भेद किए गए हैं उसी प्रकार से हल संधि के भी कुछ भेद है। हल संधि के प्रकार है वो भी हमें जानने चाहिए। हल संधि के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे जसत्व संधि, जसत्व संधि, स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि, ऐसी ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, चरत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि, जसत्व संधि, स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, ये सारे के सारे हम हल संधि के वेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके साथ ही विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के भी कुछ प्रकार है, जैसे विसर्ग को श होगा शत्व भेद कहेंगे, रे रे होगा उत्तर संधि और विसर्ग लोग, ये सारे विसर्ग संधि के भेद होंगे जिनको हम पढ़ेंगे। अभी आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम स्वर संधि के भेदों में से एक भेद आज पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे सरल से कठिन की ओर सूत्र के अनुसार आज के इस वीडियो में दीर्घ संधि का अध्ययन हम लोग करेंगे। दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ संधि, उसके लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है, उस सूत्र के साथ दीर्घ संधि पढ़ते हैं। दीर्घ संधि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इसके लिए सूत्र है हमारे पास, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः अकः का अर्थ है ऐसे लेकर कह तक के वर्ण, अर्थात ए, ई, उ, री, री, का, ये अक प्रत्यावर्त है। हम सब ये जानते हैं स्वर के भेद के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि री का दीर्घ होता है नहीं। री एक ऐसा वर्ण है जिसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। इसमें अलग से प्रश्न आ सकता है, कस्य वर्णस्य दीर्घ रूपम न भवति, ऐसा कौन सा वर्ण है या ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ रूप होता ही नहीं है। तो हम अलग से इसको याद रखें, री एक ऐसा स्वर है जिसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत री तो आना ही नहीं। इन सब के दीर्घ रूप अर्थात ए का दीर्घ होता है आ, ई का दीर्घ होगा ई, उ का दीर्घ होगा उ और री का दीर्घ होगा री। इन सब के दीर्घ रूप होते हैं। दीर्घ संधि के अंतर्गत ये चार स्वर है। यहाँ सूत्र में पढ़ा सवर्णे दीर्घ, सवर्ण का तो समान जाति का एक जैसा, अर्थात ए के सामने ए ही हो तो ही दीर्घ संधि होगी। अगर ए के सामने ए या उसका दीर्घ रूप छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आए, जैसे ए के सामने ई आ जाए या उ आ जाए या री आ जाए या री आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, आई आ जाए, औ आ जाए, ये कोई भी स्वर आएगा तो वहां दीर्घ संधि नहीं हो सकती। ये स्पष्ट है, हमें याद रहेगा कि ए के सामने ए ही या उसका दीर्घ रूप आ रह सकता है। ये संधि दोनों पूर्व पर तो मिलकर के होती है। पूर्व में भी ऐसा हो सकता है, यानी पहले भी आ या ए, इन दोनों में से कोई भी स्वर आ सकता है। इन दोनों को मिलाकर के हमें आ ही करना है। ये दीर्घ संधि का स्वरूप है। ऐसा ही ई के साथ उदाहरण हम आगे देखेंगे। ई के साथ भी है कि ई के सामने यदि ई रहे तो दोनों को मिलाकर उसका दीर्घ रूप ई होगा। ऐसा इसके साथ भी है कि यदि दीर्घ ई है तो भी हो सकता है, और पूर्व पहले दीर्घ ई बाद में ह्रस्व ई है तो भी ई होगा, दोनों तरफ दीर्घ ई है तो भी ई होगा, पहले ह्रस्व बाद में ह्रस्व है तो भी दीर्घ ई। ऐसा ही उ के साथ होगा, उ पहले है बाद में दीर्घ उ है,
पहले ह्रस्व ऊ है, बाद में दीर्घ ऊ है, तो भी दोनों को मिला करके ऊ ही करना है। ऐसा री के साथ है। री पहले ह्रस्व है या दीर्घ है, सामने ह्रस्व री है या दीर्घ री है, तो भी दोनों को मिला करके दीर्घ री ही करना है। बस दीर्घ संधि के अंतर्गत ये चार ही बातें, चार के अलावा पांचवी कोई स्थिति होती नहीं दीर्घ संधि। अर्थात ए के सामने ए, यानी उसका दीर्घ रूप इसके साथ है। ए के सामने ए हो या उसका दीर्घ आ आगे या पीछे, तो भी आ होगा। ई पहले या बाद में ई है, तो भी दोनों को मिला करके दीर्घ ई करना है। ऐसे ऊ के साथ ह्रस्व ऊ रहे या दीर्घ ऊ रहे, दोनों को मिला करके ऊ करना है। री के सामने री रहे, तो दोनों को मिला करके री करना है। अब हम प्रत्येक का एक उदाहरण देखते हैं। दीर्घ संधि में ए के सामने ए अथवा आ रही, तो हमें आ ही करना है। उदाहरण लेते हैं, विद्या धन आरती। हम देख रहे हैं आ है, सामने ए है, ये स्थिति है। पहले आ है, बाद में ए है, दोनों को मिला करके आ करना है। इन दोनों के स्थान पर आ लिखेंगे और संधि करने के बाद स्थिति ऐसे लिख दी जाएगी, विद्यार्थी। ऐसे ही आ के सामने आ है, तो भी आ ही लिखना है। विद्या धन आलय, विद्या में आ है, आलय में आ है, दोनों आ को मिला करके एक आ लिख दिया जाए और संधि करके हम लोग बना देंगे विद्यालय। ऐसे ही ए के सामने ए है, पुत्र धनार्थी, धन धनार्थी, तो इनको मिला, पुत्र में ए है, सामने ए है, दोनों को मिला के पुत्रार्थी। धन धनार्थी धनार्थी। भोजन प्लस आलय भोजनालय। जल प्लस आ से जलाशय है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं जिसमें ए के सामने ए होगा, दोनों को मिला करके आ करना है, दीर्घ संधि कहलाएगा। ऐसे ई के सामने ई हो, तो भी दोनों को मिला करके दीर्घ ई करना है। उदाहरण देते हैं, कवि धन इंद्र, दोनों रसवई है, कवि में रसवई, इंद्र में रसवई, दोनों को मिला देंगे कविंद्र, ऐसा लिख दिया जाएगा। ऐसे रवि धन इंद्र मिला करके रविंद्र लिख दिया जाएगा। ऐसे रजनी धन ईसा, रजनीसा, गिरी धन ईसा, गिरीसा, गिरी धन ईसा, गिरी में रसई, ईसा में दीर्घ ई, दोनों को मिला के एक दीर्घ ई लिख दिया जाएगा और ऐसा बना दिया जाएगा गिरीसा। ऐसे दीर्घ ई के सामने दीर्घ ई हो, तो भी दोनों को मिला करके बड़ी ई लिखा जाएगा। उदाहरण देते हैं, नदी धन ईसा, नदी सा, नदी सा। ऐसे मुनि धन इंद्र, रसोई, सामने रसोई, मुनिंद्र, कविंद्र, रविंद्र, नदीसा, गिरीसा। ऐसे ई के सामने ई मिला करके दोनों को दीर्घ ई किया जाएगा। ऐसे ऊ के सामने ऊ, तो भी एक ऊ किया जाएगा। विष्णु धन उदय, विष्णुदय, विष्णु दीर्घ मात्रा, विष्णुदय। ऐसे ही भानु, भानु धन उदय, भानुदय, भानुदय। ऐसे वधु धन उत्सव, वधु दीर्घ है, उत्सव के सामने रस्व है, दोनों को मिला करके दीर्घ कर दे, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव, ये दीर्घ संधि का स्वरूप है। अब हम री के सामने री को देखते हैं। री के सामने यदि री है,
पितृ धन ऋणम, री के सामने री है, दीर्घ री लिखेंगे, पितृ, ये दीर्घ संधि का स्वरूप है। ऐसे मातृ धन ऋणम, मातृ ऋण, तो अभी हमने देखा दीर्घ संधि के अंतर्गत ए के सामने ए है तो भी आ होगा, आ के सामने आ है तो भी आ होगा। ऐसे ई के सामने ई है, ई होगा, ऊ के सामने ऊ है, ऊ होगा, री के सामने री हो तो री होगा, दीर्घ। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि की क्या परिभाषा है, संधि के कितने भेद हैं, मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 8 कौन-कौन से भेद है उनके नाम जाने हैं, साथ ही व्यंजन संधि के कितने प्रकार हैं और विसर्ग संधि के भेद कौन-कौन से हैं, ये बातें हमने जानी है। उसके साथ ही स्वर संधि के भेदों में से सबसे महत्वपूर्ण जो दीर्घ संधि है उसकी परिभाषा, उसका सूत्र और साथ ही दीर्घ संधि के जो 4 उपभेद हैं, अकार का दीर्घ रूप आकार, ईकार का दीर्घ रूप ईकार, उकार का दीर्घ रूप ऊकार और ई का दीर्घ रूप री। ये किस प्रकार से बनते हैं यह आज की वीडियो में हमने जाना है। एक बार पुनः आप सबसे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने जो व्रत लिया है, जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आपके लिए बना रहेगा, आप लोग वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, साथ ही जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ वीडियो शेयर करिए और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए, ये आप सबसे अपेक्षा है। इसके साथ जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, जय तो भारती, जय तो संस्कृत।